जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन है। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी फंड कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पर मेन सवाल हमारा ये आता है कि भाई अगर कोई भी फंड किसी के भी पोर्टफोलियो में हो, अगर वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या एसआईपी चल रहे हो तो उसको कैंसिल करना चाहिए, क्या वहाँ पर पॉज कर देना चाहिए, या फिर एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए। इन सारे मैटर पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। अगर नहीं भी हो रहा है तो इन फ्यूचर ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब पोर्टफोलियो में रेड शो होने लगता है, रिटर्न्स आपके माइनस होने लगते हैं, उस वक्त आपका दिल बहुत घबराने लगता है, किसी का भी घबराने लगता है, क्योंकि बात पैसे की होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े कि शायद मैं ये फैसला न लिया होता तो आज मेरा रिजल्ट और मेरे रिटर्न्स के रिजल्ट्स अच्छे होते। तो वीडियो में बिल्कुल ही लास्ट तक के बने रहिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी फंड का, चाहे वो कोई भी फंड हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, जब उसका परफॉर्म ख़राब होता है तो यकीनन फंड मैनेजर और उसकी जो टीमें होती है उसकी गहरी नज़र होती है उस फंड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एमसी को पता नहीं है या फिर फंड मैनेजर या फिर उसकी जो टीमें हैं वो नहीं जान रही है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंड का अगर परफॉर्म ख़राब होगा तो फंड मैनेजर उसे खुद ही सही करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो जब फंड का परफॉर्म ख़राब होगा वो चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई किस स्टॉक्स का बुरा परफॉर्म हो रहा है। उस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स होंगे उन सारे स्टॉक्स को देखेंगे कि किसका परफॉर्म गलत जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ंड का परफॉर्म ख़राब हो रहा है। तो ये सारा कुछ फंड मैनेजर खुद ही करेंगे। इसमें आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना यहाँ पर एसआईपी पॉज करने की ज़रूरत है और ना स्टॉप करने की ज़रूरत है। देखिए, पॉज का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए पहले, ताकि ईजी हो बातें समझना। पॉज का मतलब ये होता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप एसआईपी रोक दीजिए। मतलब कितने म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे हैं जो 6-6 महीना का टाइम भी देते हैं कि 6 महीने तक आप अपनी एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। जो डेट आप सेट करेंगे उस महीने के बाद ऑटोमेटिक आपके एसआईपी अमाउंट डिडक्ट होने लगेंगे आपके बैंक अकाउंट से। या नहीं तो फिर अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो इसका मतलब है कि आपको फिर से अगले महीने से जितने दिनों का आपने लिमिट सेट किया था कि भाई इतने दिनों तक हम एसआईपी नहीं कर पाएंगे किसी मजबूरी से, तो वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद अगले महीने से आपको एसआईपी करते रहना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है स्टॉप की, कैंसिल की, तो ये सारी चीज़ें एक ही होता है। रोक देना, स्टॉप कर देना, कैंसिल कर देना, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। फिर रिडीम कर लेना अलग होता है कई मरतबा, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप एसआईपी रोक तो देते हैं लेकिन आप अपने पैसे को रिडीम नहीं करते हैं, तो ये एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फंड का अगर परफॉर्म ख़राब हो रहा है तो फंड मैनेजर खुद उसमें चेंजेस करेंगे। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में ना आपको एसआईपी रोकनी है, ना पॉज करनी है, ना कैंसिल, रिडीम, कुछ भी नहीं करना है आपको। दूसरा सिचुएशन आता है कि फंड मैनेजर चेंज हो गए, मतलब किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका फंड मैनेजर चेंज हो गया, उसके बाद उस फंड का परफॉर्म ख़राब हो रहा है। तो फंड मैनेजर के चेंजेस की वजह से, मतलब फंड मैनेजर ही चेंज हो गया, उसके बाद से उसका परफॉर्म ख़राब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप एसआईपी को रिडीम कर सकते हैं, मतलब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अगर आप सब्र कर सकते हैं, कुछ दिनों तक वेट कर सकते हैं, जो नया फंड मैनेजर आया है तो उसको देखिए कि भाई ठीक है, पहले वाला जो फंड मैनेजर था उसके टाइम पे कैसा परफॉर्म था और नया वाला जो फंड मैनेजर आया है उसका परफॉर्म कैसा रहता है, मतलब उसके टाइम में वो फंड को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर सब्र कर सकते हैं तो कर लीजिए, देख लीजिए। अगर अच्छा रहता है तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात और भी आती है यहाँ पर, मान लीजिए कि आपने किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 2-3 महीने, 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसका फंड मैनेजर चेंज हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप निकलेंगे ये एग्जिट लोड के भी कंडीशंस होंगे ही यकीनन, तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे नुकसान हैं। तो इन चीज़ों को आप देख कर, सोच कर, समझ कर तभी किसी तरह का कोई डिसीजन लीजिए। अब एक सिचुएशन और भी आ सकते हैं आपके सामने। मान लीजिए कि फंड मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ, फंड का फंड मैनेजर पुराना ही है, लेकिन फंड मैनेजर ने फंड की पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में कुछ चेंजेस किए, उसकी वजह से अगर परफॉर्म ख़राब होता है तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि अगर वो चेंजेस कर रहे हैं तो भलाई के लिए कर रहे हैं। वो कुछ दिन में टेम्प्रोरी तौर पे वो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर फंड के परफॉर्म ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम में उसका रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, अगला पॉइंट ये हो सकता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से भी आपके फ़ंड के परफॉर्म टेम्प्रोरी तौर पर बुरा देखने को मिल सकते हैं। मतलब मार्केट में गिरावटें हो रही है, मार्केट में बार बार जो है ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो जा रहा है जिसकी वजह से फ़ंड में गिरावटें हो रही है, रिटर्न्स माइनस जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से वहाँ पर कुछ गिरावटें हो रही हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इससे आपको भागना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। और ऐसे भी आपने बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी आपको पॉज नहीं करना है, न रिडीम करना है और न स्टॉप करना है। अपनी एसआईपी को चलने दीजिए, जिस तरीके से चलते रहते हैं आप चलने दीजिए। दूसरी बात, एक और भी ये बात आ सकती है कि कभी कभी मार्केट बहुत ही हाई चला जाता है, वैल्यूएबल हो जाती है मार्केट। तो हमारे को ऐसा लगता है कि भाई अगर अभी हमारी एसआईपी जाएगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वहाँ पर मुझे एनएवी कम मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पर हम एसआईपी को रोक देते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एसआईपी को आपको रोकना ही नहीं चाहिए। एसआईपी कंटिन्यू करिए, लेकिन फिर भी आपको सब्र नाम की चीज़ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे पता है, आप पॉज कर सकते हैं एसआईपी को। पॉज क्या होता है? पॉज वही होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 महीने 1.5 महीने के लिए आप 1 महीने मतलब महीने एसआईपी करती है, तो 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए करना पड़ेगा। 1.5 महीने के लिए तो कर नहीं सकते हैं, तो 1 महीने या 2 महीने के लिए आप क्या कर दीजिए, एसआईपी को पॉज कर दीजिए। सिस्टम आता है पॉज, जब आप कर देंगे तो जिन 2 महीनों के लिए आप एसआईपी को पॉज करेंगे, उन 2 महीनों में आपके एसआईपी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होंगे। या अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो उन 2 महीनों में आपको एसआईपी के पेमेंट नहीं करने होंगे। उसके बाद से जो अगला महीना आएगा वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाएगा। और सेम कंडीशन होते हैं जब मार्केट में लगातार गिरावट होने लगती है, वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं अभी एसआईपी करता हूं तो यार मार्केट में बार बार गिरावटें हो रही है, हमारा कैपिटल तो नुकसान में ही चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप पॉज कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पॉज करिए, मैं तो ये कहता हूं कि कंटिन्यू आप चलने दीजिए। तो ऐसे में तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की वजह से आपके रिटर्न्स नेगेटिव या पॉजिटिव में जा रहे हैं ना। देखिए, अब एक बात आती है कि ओवरऑल आपकी पूरी पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब पूरी पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मेन रीज़न जो होते हैं वो ये होते हैं कि अक्सर आजकल जो भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनकी पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स ऐड किए गए हैं। मुझे लगता है कि 6, 7, 8, 10 बहुत ज़्यादा हो गया। 8 से 10 फंड अगर आप ले लें तो उसमें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप 30 फंड लीजिए और एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप 30 फंड रखिए, और कोई दूसरा आदमी पोर्टफोलियो बनाता है जो सिर्फ 10 फंड रखता है। दोनों के रिटर्न्स को जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको सेम ही मिलेंगे। दोनों पोर्टफोलियो में आप 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार की एसआईपी करिए, एसआईपी अमाउंट सेम होने चाहिए। उसके बाद लमसम अगर करते हैं तो लमसम का भी अमाउंट सेम होना चाहिए। तो आप देखिए फिर दोनों के रिटर्न्स सेम होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 30 फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी पोर्टफोलियो में 30-32 फंड है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और किसी बंदे ने अगर 10 ही फंड में निवेश करके रखा हुआ है, उसकी पोर्टफोलियो में 10 ही फंड है, तो उसको रिटर्न्स कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा फंड है अगर आपकी पोर्टफोलियो में, तो भाई मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा उलझने से बेहतर है कि आप फंड को कम कर लीजिए। इससे एक और भी बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि कहते हैं ना कि 4 महीने 6 महीने पे आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। तो फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए। और किसी भी पोर्टफोलियो को अगर डीपली एनालाइज करना हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इतना ईजी और इतना आसान नहीं है कि फटाफट में आप देख लें, परफॉर्म देख लें सिर्फ और बात ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है। सिर्फ रिटर्न्स देखने का नाम पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ असल में। तो अगर फंड आपकी पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला मैटर हो जाता है, जिससे आप बच सकते हैं अगर आपकी पोर्टफोलियो में फंड कम रहेंगे। तो देखिए, किसी भी फंड के अंदर एग्जिट करना है या एंट्री करना है या पॉज करना है, क्या करना है, इसके और भी बहुत सारे कंडीशन और सिचुएशन हो सकते हैं। अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन और ख़ास रीज़न थे जिसके ऊपर मैंने बात किया है।
इसके अलावा कुछ भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।